है 2024 का 1 फरवरी 2024 को जो एग्जाम होने जा रहा है बायो का, उसका सब्जेक्टिव लेकर आ गए हैं फर्स्ट सीटिंग का। तो जिनका भी फर्स्ट सीटिंग में एग्जाम है, पूरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर के साथ मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। तो फटाफट सभी को शेयर कर दे। 1 फरवरी 2024 के फर्स्ट सीटिंग का बायो का आपका टोटल आपका शॉर्ट आंसर लॉन्ग आंसर सब कुछ इस वीडियो में है, आंसर के साथ हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में। ठीक है, तो फटाफट सभी को शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। द्वितीय निषेचन का महत्व बताइए कि द्वितीय निषेचन का महत्व क्या है। दोहरे निषेचन का महत्व, द्वितीय निषेचन का महत्व क्या है। तो द्वितीय निषेचन जो है ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन है। द्वितीय निषेचन का आवर्तबीजी पौधों में विशेष महत्व होते हैं। यदि पौधे में केवल संयुग्मन होता है और त्रिसंगल नहीं हो तो भ्रूणपोष नहीं बनेगा, उसके फलस्वरूप अविकसित भ्रूण वाला बीज जो है बनेगा और यह बीज जो है भ्रूणहीन होगा। सेकंड पॉइंट है, द्वितीय निषेचन के फलस्वरूप भ्रूणपोष का निर्माण होता है और भ्रूणपोष ही भ्रूण को भोज्य पदार्थ उपलब्ध कराता है। ठीक है, भ्रूणपोष में मातृ एवं पितृगण सूत्र पाए जाते हैं, अतः भ्रूणपोषीय कोशिकाओं में संकर ओज यानी हाइब्रिड विगर के कारण शरीर क्रियात्मक आक्रामकता दिखाती है। तो सही आंसर यहाँ पे इसी तरह से लिख लेंगे। इंग्लिश में देख लो, व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। अच्छा से स्क्रीनशॉट ले लेना इसको। सिग्निफिकेंस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है, सिंपल है ये क्वेश्चन। सहप्रभाविता क्या है, उदाहरण सही समझाइए। व्हाट इज कोडोमिनेंस, एक्सप्लेन विथ एग्जांपल। F1 पीढ़ी के संकरों में, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, F1 पीढ़ी के संकरों में अगर किसी जीन के दो युग्म विकल्पी या एली समान रूप से साथ साथ अभिव्यक्ति होते हैं, इन युग्म विकल्पी को यानी इन एली को हम क्या कहते हैं, सहप्रभावी एली, कोडोमिनेंट एली कहते हैं, और इनकी वंशागति को ही हम कोडोमिनेंस कहते हैं। यानी ये जैसे जैसे आपका वंश जो है बढ़ा रहा है ना, उसी को हम क्या बोलेंगे, कोडोमिनेंस कहेंगे। और F2 पीढ़ी में संतानों का जीन प्रारूप लक्षण प्रारूप जो होता है 1:2:1 का अनुपात होता है, जैसे कि मवेशियों में त्वचा के बालों का रंग की सहप्रभावित है। ठीक है, व्हाट इज कोडोमिनेंस, एक्सप्लेन विथ एग्जांपल, वही चीज है इसमें इंग्लिश में। यहाँ पे डायग्राम है, डायग्राम एग्जांपल ऑफ कोडोमिनेंस कैन बी सीन इन कोट कलर इन कैटल। ठीक है, रेड कलर, व्हाइट कोट कलर। ठीक है, ये आप डायग्राम बना के भी लिख सकती हैं, बिना डायग्राम के भी लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, डायग्राम बना के भी लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बिना डायग्राम के भी लिख सकते हो, नंबर आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, बीटी कॉटन क्या है। बीटी कॉटन क्या है, ये ऑब्जेक्टिव पूछता है और सब्जेक्टिव मतलब कि लॉन्ग शॉर्ट में भी पूछता है। तो क्या है आपका, ये जो है प्रतिरोधी फसलों का निर्माण करता है, एक तरह का जो कि पीड़कनाशकों की मात्रा को काम में लाती है। बीटी एक प्रकार का जीव विष है जो एक जीवाणु बैसिलस ऑरेंजिएंसिस के द्वारा उत्पादित होता है, जिसे संक्षेप में हम क्या कहते हैं, बीटी कहते हैं, है ना। संक्षेप में क्या कहते हैं हम लोग, इसे बीटी कहते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है बैसिलस थ्यूरेंजिएसिस, है ना। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, बैसिलस थ्यूरेंजिएसिस। इसे शॉर्ट में हम बीटी कहते हैं। बीटी जीव विष जन जीवाणु से क्लोनित होकर पौधों में प्रकट होकर कीटों या पीड़कों के प्रतिरोधात्मक उत्पन्न करता है। इससे क्या होते हैं, कीटनाशकों का उपयोग की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे कि अगर कीटनाशक यूज करेंगे तो बहुत दिक्कत होता है, इससे कीटनाशक की जरूरत नहीं होती है, बीटी कॉटन से ही काम चल जाता है। इस प्रकार से जैव पीड़कनाशकों का निर्माण होता है और बीटी कॉटन इसी का एक एग्जाम्पल है। ठीक है ना। चलिए, शॉर्ट क्वेश्चन याद है, लॉन्ग क्वेश्चन याद नहीं। लॉन्ग क्वेश्चन भी एक दो बार पढ़ेंगे ना शाम को तो बिल्कुल याद हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना। ठीक है, रेडियोधर्मी प्रदूषण किसे कहते हैं, इसके स्रोत क्या है। रेडियोधर्मी, हाँ, बैसिलस थ्यूरेंजिएसिस, बिल्कुल सही है। गुड इवनिंग एवरीबॉडी, गुड इवनिंग। ज्यादा जूम करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा ना, स्क्रीनशॉट लेने में आप ही लोग को नहीं बन पाएगा, इसलिए ज्यादा जूम नहीं कर रहे हैं कि आप लोगों को परेशानी ना हो। ठीक है, रेडियोधर्मी प्रदूषण किसे कहते हैं, इसके स्रोत क्या है। रेडियोधर्मी पदार्थों की क्रियाशीलता के कारण मुक्त होने वाले क्या है,
अल्फा बीटा गामा विकिरण द्वारा होने वाले प्रदूषण को हम क्या कहते हैं? रेडियोधर्मी प्रदूषण कहते हैं। रेडियोधर्मी के लिए विकिरण से निकलने वाली अल्फा बीटा गामा किरणें जो है क्या करती हैं? परिवर्तन उत्पन्न करती है। इसके स्रोत क्या है? नाभिकीय विस्फोट, कोबाल्ट 60, स्ट्रांसियम 90, थोरियम 137 और कार्बन 14। ठीक है, इंग्लिश में भी देख लो। व्हाट इज रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन? व्हाट आर द सोर्स ऑफ रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन? नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5, अम्ल वर्षा के दुष्प्रभाव को लिखिए कि अम्ल वर्षा के दुष्प्रभाव क्या क्या है? अम्ल वर्षा के दुष्प्रभाव क्या है? क्वेश्चन नंबर 5, सबसे बड़ा दुष्प्रभाव आपको पता है, अम्ल वर्षा की जो अम्लों का जमाव होता है उससे कारण जैसे कि ताजमहल है, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है, इन सबों को काफी क्या पहुंचती है? क्षति पहुंचती है ना। इन सब की चमक जो है कम होती जा रही है। देख रहे होंगे, अब ताजमहल आगरा गए होंगे, ताजमहल गए होंगे तो देखेंगे जो पत्थर खराब हो गया उसको उखाड़ कर उसकी जगह नया पत्थर लगाया जा रहा है ना। यानी डुप्लीकेट लगाया जा रहा है ताकि उसकी सुंदरता में कमी नहीं है। उसी तरीके का बना बना कर देखेंगे, जाएंगे ताजमहल गए होंगे तो देखे होंगे। सेकेंड पॉइंट है, अम्ल वर्षा मृदा में उपस्थित लाभदायक सूक्ष्मजीवी समुदायों को मारती है जिससे स्थलीय जो है परितंत्र गड़बड़ाता है। यानी कि अम्ल वर्षा से जो है जमीन जो है बंजर भी हो जाती है, फर्टिलाइजेशन क्षमता को क्या करता है? वो बिगाड़ देता है। एसिड रेन, जलीय परितंत्र में अम्ल वर्षा जो है जो जल में रहने वाले जीव हैं उनकी मृत्यु का कारण बन सकता है, जैसे कि मेलस्को, मछलियां आदि को 5 से कम पीएच पर मार देती है क्योंकि जल का पीएच का वैल्यू गिर जाएगा। तो पीएच का वैल्यू गिर जाएगा तो जो जल में रहने वाले जीव जंतु है वो क्या होंगे? ऐसे ही मर जाएंगे। आपको पता है कि पीएच वैल्यू जल का कितना होता है? 7 के करीब होता है ना। अगर 5 हो जाएगा तो क्या होगा? दिक्कत हो जाएगा। इफेक्ट ऑफ एसिड रेन इंग्लिश में देख लीजिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। देखो मैथ का हम पहले ही दे चुके हैं, मैथ का सब्जेक्टिव मैं पहले ही दे चुका हूं। ये अलग बात है कि मैथ का मैंने एक वीडियो में नहीं किया है, तो ऐसा करूंगा मैं 5 वीडियो में किया हूं मैथ का। 5 वीडियो को एक ग्रुप बनाकर एक वीडियो में एक साथ मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है, ताकि आपको मैथ वाला भी मिल जाए। संस्पर्श संदमन की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। संस्पर्श संदमन की व्याख्या क्या होता है? अनियंत्रित कोशिका विभाजन द्वारा कोशिका में असाधारण वृद्धि, गुणन होना कैंसर की पहचान है और कैंसर पीड़ित कोशिकाओं को मैलिगंट न्यूप्लाज्मा कहते हैं। और ये कोशिकाएं जो है पड़ोस स्थित कोशिकाओं को किसी भी कीमत पर अपनी वृद्धि को करते हैं। और अतः अंत में क्या होता है कि जो पड़ोसी कोशिकाएं यानी कि जो इनके पड़ोस वाली कोशिकाएं हैं वो मार देते हैं उसको, और कैंसर कोशिकाएं सामान्य कोशिकाओं के संपर्क में आने पर उनमें गति और वृद्धि को स्थगित कर देता है। उनके इस गुण को ही संस्पर्श स्तंभन कहते हैं, एक्सप्लेन कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। ठीक है, इतना आपको लिखना है। देखो एग्जाम का कुछ भी हो सकता है, जो स्थिति है कुछ भी हो सकता है, तो ये चिंता नहीं करो। जो अपडेट आता है मैं दे देता हूँ, मेरा काम होता है। मेरे 2 काम है, एक आप लोगों को क्लास लेना, दूसरा काम है अपडेट देना। तो मैं दोनों करता हूँ। किसी को गुस्सा आता है कि अपडेट ऐसा क्यों देते हैं, जो अपडेट आता है मैं दे देता हूँ। ठीक है, आप जो समझदार है वो समझ जाते हैं। ठीक है, थंबनेल बनाने का तरीका है वही है, तो वही चीज होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है। शांतिकारक औषधि क्या है, उदाहरण के साथ समझें। शांतिकारक औषधि क्या है? शांतिकारक औषधि जो है मानसिक चिंता, तनाव से मुक्ति दिलाती है। ठीक है, मेरा काम है आप लोग को पढ़ाना और न्यूज को अपडेट करना। आपका काम है पढ़ाई करना और जो न्यूज आता है उसकी जानकारी भी लेना। और एग्जाम होगा या नहीं होगा वो फैसला बिहार बोर्ड का है। तो आप अपना काम कीजिए, हम अपना काम कर रहे हैं और बिहार बोर्ड को अपना काम करने दीजिए। ठीक है, लाइफ मस्त रहे। शांतिकारक औषधि क्या है, उदाहरण के साथ समझाइए। देखो शांतिकारक औषधि जो है मानसिक चिंता, तनाव से मुक्ति दिलाती है और मन को शांति प्रदान करती है। जैसे कि हो गए बेंजोडाइजेपिन, फेनोथाइजेंसिस और रिसरपाइन। बेंजोडाइजेपिन क्या है? यह मानसिक चिंता को दूर कर मन को शांत कर देता है। ठीक है, सौम्या कुमारी किसी को इग्नोर नहीं करते। मानसिक रोगियों में चिंता निवारण का कार्य करती है।
यह सर्पगंधा से प्राप्त की जाती है जो मानसिक चिंता तनाव से छुटकारा दिलाती है। बस इतना ही आपको लिख देना है, ठीक है। व्हाट इज ट्रैंक्विलाइजर्स, एक्सप्लेन इट विद एग्जांपल्स, ठीक है। केमिस्ट्री का सब्जेक्टिव दे चुके हैं, माय वेज टू लर्न इंग्लिश। केमिस्ट्री का सब्जेक्टिव दे चुका हूं मैं, और उसका तो पीडीएफ भी मैं भेज चुका हूं, सब्जेक्टिव भी दे चुका हो गया, लगता है 10 दिन हो गया होगा सब्जेक्टिव दिए हो गया, ठीक है। फिर से मैं लिंक दे दूंगा टेलीग्राम में एक बार, अगर जुड़े हुए हो तो। इस क्लास के बाद केमिस्ट्री वाला भी लिंक शेयर कर दूंगा अगर आप नहीं देखे हैं तो। विद्यालयों में वन शिक्षा को क्यों बढ़ावा देना चाहिए, तो सिंपल सी बात है, ये आप लोग खुद से भी लिख सकते हैं कि विद्यालय में सेक्स एजुकेशन होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये आप खुद से भी लिख सकते हैं, तो आप लोग समझदार हैं, तो इसके समझाने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, 4 जनन संबंधी समस्याओं का नाम बताइए। जनन संबंधी 4 समस्या क्या क्या होती है, ठीक है। ये आपको यहाँ पे लिख देना है, 4 ही लिखना है, तो आप 4 ही लिखिए, ज्यादा इसमें, जैसे कि मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 लिख दिया है, तो आप इनमें से कोई भी 4 जो है वो आप लिख दीजिए। शुरू का 4 लिख दीजिए, 1 2 3 4 हो गए, ठीक है ना। संगर्भता, प्रसव, यौन संचय, सेक्सुअल ट्रांसमिशन डिजीज या गर्भपात। नेम 4 रिप्रोडक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम, ठीक है, तो ये आपको लिख देना है यहाँ पे, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्या पूछा है। शुक्राणु का एक नामांकित आरेख बना, ड्रा अ लेबल डायग्राम ऑफ स्पर्म। अब देखो बिहार बोर्ड जो है ऑप्शन भी देता है आपको, अथवा में भी क्वेश्चन देगा, तो अगर आपकी ड्राइंग अच्छी नहीं है तो ऑप्शन में कोई कुछ मिला है तो वो बना देना, लेकिन अगर आपको ड्राइंग अच्छी है तो आप कोशिश करना कि ड्राइंग वाला ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का, उसमें मार्क्स जो है ना अच्छा मिलता है, ठीक है। बायो में मार्क्स उठाना है तो जितना अच्छा ड्राइंग बना दो बाबू, उतना अच्छा टीचर जो है आपको मार्क्स दे देगा, ठीक है ना। तो ये आपका है स्पर्म का, इस तरीके से आप बना लीजिए, कोशिश किया गया अच्छे तरीके से बनाने का, आपको दिख सके, तो आप भी इस तरीके से बना लेना, इससे अच्छा बने तो और भी अच्छी बात है। क्लियर है, यह आपका शुक्राणु का फिगर हो गया, डायग्राम ऑफ स्पर्म। इसमें हिंदी इंग्लिश की जरूरत है नहीं, क्योंकि जहां भी हिंदी है वहां पे मैंने इंग्लिश लिख रखा है। सीड्स हो गया, मिडल हो गया, सिस्टेट हो गया, न्यूक्लियस हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, डायग्राम ऑफ स्पर्म हो गया, ठीक है। चलो अगला सवाल देखो, मारक टी कोशिकाएं किस प्रकार कार्य करती है। हाउ डज किलर टी सेल एक्ट। मारक टी कोशिकाएं जो है किस प्रकार कार्य करती है। हाँ, अगर आपके ड्राइंग अच्छी है तो अच्छी बात है, यह प्लस पॉइंट हो जाता है बायो वालों के लिए, अगर ड्राइंग अच्छी है तो। किलर टी सेल्स किस प्रकार कार्य करती है। हाउ डज किलर टी सेल एक्ट। देखो ये कोशिकाएं जो है संक्रमक वाले स्थान पर पहुंचकर ऐसे पदार्थों का श्रावण करती है जिससे फैगोसाइट्स आकर्षित होकर एंटीजन के भक्षण के लिए तैयार हो जाते हैं, ठीक है। नेम भूल जाते हैं तो ऑप्शन में मिल जाता है, तो आप ऑप्शन वाला बना लें, है ना। फैगोसाइट्स पर फोरिन नामक प्रोटीन का स्राव करती है जो एंटीजन युक्त संक्रमित देही कोशिकाओं तथा जीवाणु आदि की कोशिका भित्ति को क्या करती है, छिद्रित करके उन्हें क्या करती है, नष्ट कर देती है ना। इतना ही आपको यहाँ पे नहीं, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन इजी है, देखने में आपको लंबा लगेगा लेकिन है एक्चुअली ये इजी। जैव विविधता की परिभाषा लिखिए। देखो कितना अच्छा चीज पूछा है, जैव विविधता पूछा है। जैव विविधता के किन्हीं 3 मुख्य घटकों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। संक्षिप्त में जो 3 घटक होते हैं, जैसे कि अनुवांशिक हो गया, जातीय विविधता होगी, पारिस्थितिकी विविधता होगी, इसके बारे में आपको लिख देना है जैव विविधता के बारे में, है ना। जैव विविधता क्या होता है, प्रत्येक स्तर पर पाई जाने वाली विविधता को जैव संगठन कहते हैं। दूसरे शब्दों में बात की जाए तो जैसे पादप हो गए, जंतु हो गए, सूक्ष्म जीवों में पाई जाने वाली विविधता, पादप में अलग नियम होता है, जंतु में अलग होता है और सूक्ष्म जीवों में अलग होता है। उनके जीन में पाए जाने वाली विविधता को ही हम जैव विविधता कहते हैं। यानी सभी जीव में जो अलग अलग क्या होता है, रूप होता है। जैव विविधता जीवनीय, जलीय और पारिस्थितिकी तंत्र विविधता को अपने अंदर समाहित करता है, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, तो आप आसानी से इसे लिख लीजिएगा।
अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं इसे, है ना। चलो, जातीय पारिस्थितिकी विविधता, फिर पारिस्थितिकी विविधता के भी 3 प्रकार होते हैं, अल्फा, बीटा और गामा, तो वो भी आपको लिख लेना है, अल्फा, बीटा, गामा, ठीक है। शॉर्ट में लिख देना है इसको, ज्यादा लंबा करने की जरूरत नहीं है। डिफाइन बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, उसके इंग्लिश में लिखा गया है। इसके 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स को आपको लिख देना है, इसके 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स क्या क्या है, ठीक है। उसी को इंग्लिश में यहाँ पे दिया गया है, तो एक बार स्क्रीनशॉट आप ले लें इंग्लिश में। देखो, इतना अगर आप याद कर लेते हो तो एकदम श्योर हो जाएं कि जितने भी सब्जेक्ट मैंने कराए हैं उसमें 90% आपको आसानी से आ जाएगा, ठीक है। अगर आप 100% मेरी बात पे फॉलो कर रहे हैं, 100% मुझे, ठीक है, फॉलो कर रहे हैं जो मैं बता रहा हूं, अगर वो कर रहे हैं तो 90% से कोई नहीं रोक सकता है बिहार बोर्ड में, अगर आप दिल से पढ़ रहे हैं तो, ठीक है। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी ऑफ 3 टाइप्स, अल्फा, बीटा एंड गामा, यहाँ पे लिख देना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, परागण की परिभाषा दीजिए, पौधों में पर परागण की विधियों का वर्णन कीजिए। परागण की परिभाषा, पौधों में पर परागण की विधि क्या है, ठीक है, ये आपको यहाँ पे लिखना है कि परागण की परिभाषा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, परागण क्या होता है, इजी क्वेश्चन है ये, ठीक है। एक लैंगिकता हो गया, स्वयं बंधिता हो गया, भिन्न काल हो गया, उभय लैंगिकता हो गया। पद्मावती चौबे, देखो मैं लैपटॉप देखता रहता हूँ ना, तो कमेंट कम ही देख पाता हूँ, बीच बीच में देखता हूँ, अगर किसी का नहीं पढ़ पाया हूँ तो बुरा नहीं मानिएगा, ठीक है। उसी कमेंट को 2-3 बार कर लीजिएगा, मैं देख लूंगा। भिन्नता, उभयलिंगता, विषम, ठीक है। चलो इंग्लिश में देख लो इसे, व्हाट इज पॉलिनेशन, गिव एन अकाउंट ऑफ द वेरिड मीन्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन इन प्लांट्स, ठीक है। ये याद है मिश्रा, बिल्कुल याद है तो बहुत अच्छे, ठीक है। इंग्लिश में देख लो इसे, सेल्फ पॉलिनेशन हो गया, क्रॉस पॉलिनेशन हो गया, डिक्लीन हो गया, सेल्फ स्टेरिलिट हो गया, ठीक है। अगला देखिए क्या पूछा है, जीन चिकित्सा क्या है और एडोनोसिस डीएमनेज एडीए की कमी के उदाहरण देते हुए व्याख्या कीजिए कि जीन चिकित्सा क्या है। जीन चिकित्सा, ठीक है, जीन चिकित्सा देख लेना, ये जीन चिकित्सा के बारे में पूछा जा रहा है, तो आप अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं, ये लॉन्ग है। व्हाट इज जीन थेरेपी, डिस्क्राइब इट बाय यूजिंग द एग्जांपल ऑफ एडोनोसिस डायमिनेज ए। देखो, जो भी आपका बायो में जो शॉर्ट टर्म होता है ना, उसका जो है आप बिल्कुल याद रखिएगा उसका फुल टर्म क्या होता है, क्योंकि शॉर्ट टर्म का फुल टर्म बहुत पूछता है बिहार बोर्ड, क्योंकि 170 ऑब्जेक्टिव है, तो ऑब्जेक्टिव लाएगा कहां से, है ना। स्क्रीनशॉट हो गया। मेंडल के मटर में किन लक्षणों को चुना था, उनके द्वारा प्रयोग के लिए मटर के पौधों के चुनने से क्या लाभ हुआ। अगर आप बायो के स्टूडेंट हो तो मेंडल वाला आपको जरूर याद होगा, है ना। अगर आप सच में बायो पढ़ रहे हैं तो मेंडल के जो उद्यान मटर में जो लक्षण को चुना था आपको जरूर याद होगा इस क्वेश्चन का आंसर, है ना। ग्रिगोर मेंडल ने उद्यान मटर के पौधों को 7 वर्षों 1856 से 1863 तक संकरण के प्रयोग किए थे, यानी 7 सालों तक उसने क्या किया था, प्रयोग किया था। हाँ, स्क्रीनशॉट लेते चलो। जी हाँ, बिल्कुल फॉलो कर रहे हैं तो काफी अच्छा आएगा मार्क्स आपका, अगर शुरू से फॉलो कर रहे हैं तो, ठीक है। बस जितना बता रहे हैं याद करते चलिए। मेंडल वाला सबको याद ही होगा, मटर वाला। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, रुक जाता हूं थोड़ी देर के लिए मैं, ठीक है ना। चलो, स्क्रीनशॉट लेकर और सभी स्क्रीनशॉट को ना एक आता है प्ले स्टोर में सर्च करना, गूगल प्ले स्टोर में जीपीजी2 पीडीएफ, जीपीजी2 पीडीएफ, ठीक है। गूगल प्ले स्टोर में सर्च करना जेपीजी2 पीडीएफ। जब सब स्क्रीनशॉट हो जाए ना तो उसको पीडीएफ में चेंज कर देता है, ठीक है। चाहो तो मैं उसका लिंक भी शेयर कर दूंगा उस ऐप का, बहुत छोटा ऐप है, 2 MB या 3 MB का ऐप है, ठीक है। सारे स्क्रीनशॉट को एक साथ पीडीएफ में चेंज कर देगा। इंग्लिश में देख लीजिए। हाँ, बिहार बोर्ड के लिए तो ये मतलब कि समझो कि ये आपको रामबाण है ना, बस यही बोल सकते हैं, ब्रह्मास्त्र है।
इसको याद कर लिया तो लाइफ झिंगा जाना। चलिए, शुक्राणुजनक नलिका के संचरण का सचित्र वर्णन करें। शुक्राणुजनक नलिका के संचरण का सचित्र वर्णन करें। ठीक है आर्यन राज, टेलीग्राम में मैं लिंक सेंड कर दूंगा, जेपीजी से पीडीएफ कैसे चेंज होता है टेलीग्राम में मैं लिंक सेंड कर दूंगा उस ऐप का, देख लेना। 2-3 MB का ऐप है, सारे को एक साथ सिलेक्ट कर देता है। उससे क्या होगा, सीरियल वाइज आपका पीडीएफ हो जाएगा, स्क्रीनशॉट में पढ़ने में दिक्कत ना होगा। चलिए यहां इस तरीके से देख लेंगे, और यहां पे आपको ये डायग्राम अगर आपसे और अच्छे तरह से बन सके तो आप और अच्छा इसे बनाने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, ऐसे ही बना दोगे तो काफी अच्छा है, बहुत अच्छा नहीं है इस तरह का, लेकिन अच्छा माना जा सकता है। ठीक है, मेरी नजर में अच्छा है। आगे इंग्लिश में देख लीजिए। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूबुलस विद डायग्राम। ठीक है, उसी को इंग्लिश में दे दिया गया है यहाँ पे। ठीक है, और इंग्लिश में भी डायग्राम आपको फिर से देखने को मिल रहा है। अच्छी आरती बोल रही है मुझे आता है पीडीएफ बनाना, बहुत अच्छे। जी हाँ करण भाई, फाइनल एग्जाम का ही दिया जा रहा है। अब कौन सा एग्जाम बचा है, एक ही तो एग्जाम फाइनल बचा हुआ है ना, उसी का तो दिया जा रहा है। जनन स्वास्थ्य प्राप्ति के लिए विभिन्न कार्य योजनाओं के लिए सफलतापूर्वक कार्यान्वयन के लिए क्या क्या सुविधाएं आवश्यक है। यह बहुत इजी क्वेश्चन है कि जनन स्वास्थ्य प्राप्ति के लिए विभिन्न कार्य योजनाओं के लिए सफलतापूर्वक क्रियान्वयन के लिए क्या क्या है। जैसे कि जनन स्वास्थ्य प्राप्ति के लिए विभिन्न कार्य योजनाओं के लिए क्रियान्वयन के लिए संरचनात्मक सुविधा, व्यवसायिक विशेषज्ञता, भरपूर भौतिक सहारों की आवश्यकता होती है। लोगों को जनन संबंधी समस्याओं जैसे कि प्रसव, यौन संचारित रोग, गर्भपात, गर्भ निरोधक, माहवारी संबंधी समस्याएं आदि के बारे में चिकित्सा सहायता देखभाल उपलब्ध कराना। ये बहुत इजी क्वेश्चन, आप खुद से भी बना के इसको लिख सकते हैं। ठीक है ना, क्या क्या सफलतापूर्वक होता है। What are the requirement for successful implementation of various action plans to attain reproductive health। ठीक है, इंग्लिश में भी देख लो इसे। देखो ऐसे वीडियो बनाने में बहुत मेहनत है इसके पीछे टाइपिंग में, तो आप लोग वीडियो को जरूर से जरूर शेयर जरूर किया कीजिएगा और लाइक भी जरूर किया कीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या पूछा है। औषधि से आप क्या समझते हैं, इसके दो प्रमुख काम बताइए। औषधि से वैसे पदार्थ जो शारीरिक कष्ट या रोग के निवारण, रोकथाम एवं जांच में सहायक होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसी को हम ड्रग बोलते हैं, है ना। साइंस में मेडिसिन को बोलकर हम क्या बोलते हैं, ड्रग बोलते हैं। शरीर पे पड़ने वाले अनेक प्रभाव के आधार औषधियों को दो समूह में बांटा गया है। एक हो गया मस्तिष्क और दूसरा होता है स्नायु तंत्र प्रभावी औषधि, है ना। दो भागों में औषधि को बांटा गया है। एग्जाम में ऑब्जेक्टिव ही पूछ देता है कि बताइए कि जो मेडिसिन ड्रग होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तो आप क्या बोलोगे, दो प्रकार के होते हैं ड्रग। व्हाट डू यू मीन बाय ड्रग, डिस्क्राइब टू टाइप्स ऑफ विथ एग्जांपल। ये टू टाइप्स, इसके दो टाइप्स का एग्जांपल बताइए। दो टाइप्स का एग्जांपल आपको लिख देना है, ज्यादा यहाँ पे लिखने की जरूरत है नहीं। ठीक है, टोटल क्वेश्चन में दे रहा हूं, ठीक है, कि इससे बाहर आपका नहीं है, तो वीडियो तो थोड़ी लंबी होगी बाबू, लेकिन क्योंकि आप इसे पढ़ के जाएंगे तो वैसे सारे क्वेश्चन मैं दे दूंगा। उसके बाद आप में इसको बहुत सारे क्वेश्चन आपको याद होगा। मलेरिया के लक्षण एवं रोकथाम के उपाय का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो मलेरिया के रोग का लक्षण क्या होता है ना, जरे, कंपन के साथ बुखार, सर दर्द, पेशियों में दर्द। आरबीसी की संख्या में क्या होती है, कमी। आरबीसी जो है लगातार गिरते जाता है, प्लीहा का आकार बढ़ जाता है, और रोगी का एक अस्थायी अवधि जो 48 घंटा या 72 घंटा होता है, उसके बाद बुखार आता है। हर 2 दिन पे, हर 3 दिन पे उसको बुखार जो है वो आता रहता है। ये मलेरिया के लक्षण है ना, ऐसा होता है, समझ जाइए कि मलेरिया हो गया है। तो इसके रोकथाम क्या है, पहले तो मच्छर को हटाओ। दूसरा क्या है, संक्रमण से बचाओ। मनुष्य को मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए। इंग्लिश मीडियम वाले मच्छरदानी समझते हैं ना, चलिए बुरा नहीं मानिए, मच्छरदानी का उपयोग करना चाहिए। और मच्छर निरोधक क्रीम जो हो गया, सरसों का तेल लगाना चाहिए। अगर क्रीम नहीं है तो शरीर में सरसों का तेल लगा लीजिए, मच्छर नहीं छुएगा। कोई चीज छू दे लेकिन मच्छर नहीं छुएगा।
शरीर के खुले भाग पर लगाना चाहिए। कुनैन और क्लोरिड्रीन नामक दवाओं का प्रयोग करना चाहिए। इंग्लिश में डिस्क्राइब द सिम्टम्स एंड प्रिवेंशन ऑफ मलेरिया डिजीज। इसके क्या सिम्टम्स हैं और इसके क्या प्रिवेंशन है, ये आपको लिख देना है, ठीक है ना। बस चलिए, बहुत अच्छे। थैंक यू नेहा झा। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।